हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के उन सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बायोलॉजी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 70 मार्क का होगा। ठीक है, टोटल जो मार्क होगा वो 70 मार्क होगा और 70 मार्क में से 46 मार्क का आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि 70 नंबर में से 46 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपके 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न और 3 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन 6 क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका 8 से 10 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा वो क्वेश्चन कौन कौन सा है। सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न जो हमारा है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसमें हम पुष्पों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें एक प्रक्रिया है परागण। तो परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। आपको परागण बताना है और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है, यानी कि परागण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण एक परपरागण। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं परागण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम परागण क्रिया होती क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तब इसका एक्चुअल डेफिनेशन समझेंगे, परागण की जो परिभाषा है उसको समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि पुष्प में पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल, वैसे इसमें भी अलग होता है। देखिए पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है जबकि स्त्री केसर मादा भाग होता है। ठीक है, इसमें पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और स्त्री केसर मादा भाग होता है। पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है। जैसे अगर मनुष्य में लिया जाए तो मेल में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म्स का। वैसे पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें मादा युग्मक अथवा अंडाणु रहते हैं। ठीक है, अब जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तभी क्या होगा, संलयन होगा। ठीक है, निषेचन होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, प्रजनन क्रिया के संपन्न होने हेतु नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन आवश्यक है। यानी कि प्रजनन प्रक्रिया का को संपन्न होने हेतु जो फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है, वो आवश्यक है। ठीक है, जिससे जो अंडाणु है और शुक्राणु है ये आपस में मिले। आगे देखिए, चूंकि अधिकांश पौधों में पराग कणों के संचालन का अभाव होता है, इस कारण पराग कणों के जायांग तक पहुंचने के लिए विभिन्न ढंग अपनाने पड़ते हैं। यानी देखिए यहां पर जो पुष्प है इसमें पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है और स्त्री केसर में क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का। तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना होगा तभी संयुग्मन होगा। ठीक है, अब नर युग्मक जो है, जो आपका पराग कण है, ये कैसे पहुंचेगा मादा युग्मक तक, इसी को हम लोग, इसी प्रक्रिया के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉलिनेशन का, परागण का। ठीक है, तो अधिकांश पौधों में पराग कणों के संचालन का अभाव होता है, यानी कि पराग कण जो है वो जायांग तक कैसे पहुंचे। जायांग क्या है, यहां पर जो है क्या होता है, मादा युग्मक होता है। ठीक है, तो पराग कणों का वहां पर पहुंचना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि परागण क्या होता है। चलिए एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए परागण का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि पराग कोश में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्त्री केसर का एक भाग है वर्तिकाग्र। तो पराग कोश में जो पराग कण बना है उसको मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम परागण कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक है, तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने की घटना को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परागण कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए परागण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेगा तभी संलयन होगा, संयुग्मन होगा। ठीक है, तभी जो है निर्माण होगा सभी का। तो आगे देखिए परागण कितने प्रकार का होता है, परागण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्वपरागण। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखिएगा ऐसे। तो देखिए स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। स्वपरागण का मतलब इसमें
इसमें क्या होगा, एक पुष्प के परागकण, मान लीजिए कोई पुष्प एक पौधे में लगा है, अब उस पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब समझ में आ गया। देखिए कुल मिलाकर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वो परागण होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो पुष्प है उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र तक परागण पहुंचे परागकण, तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। अब परपरागण क्या होता है, दूसरा प्रकार। देखिए इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहां पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या दो लिंगी। इसमें क्या होता है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एक पौधा है इस पौधे में पुष्प लगा है, ठीक है। अब इस पौधे का जो परागकण है, इसमें जो पुष्प में परागकण बना है वो क्या करेगा, किसी दूसरे पौधे की, ठीक है, उसी पुष्प उसी पौधे में नहीं, उसी पौधे के किसी फूल में नहीं, उसी पौधे में नहीं, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये आपका परपरागण है, ठीक है। तो समझ में आया स्वपरागण और परपरागण। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। यहां पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, यानी कि जिन दो पुष्पों के परागकण पहुंचते हैं वहां पर क्या होता है, दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, यानी कि सेम पौधे पर वो दोनों पुष्प नहीं रहेंगे, ठीक है, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है स्वपरागण और परपरागण में। तो समझ में आया परागण क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, यहां पर मैंने बताया, और परागण के प्रकार बताए दोनों। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसी चैप्टर से, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, यानी कि एक सेब को हम आभासी फल क्यों कहते हैं। तो देखिए सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, यानी कि सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस, ठीक है, और इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 रीजन ये है। अब पूछा गया कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है, यानी कि फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। तो ये आपका आंसर है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। अब पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है, ठीक है, जो अंडाशय होता है ओवरी उससे होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये हमारे तीसरे चैप्टर से है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य से। देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो सेक्सुअल डिजीज होते हैं, यौन संचारित रोग होते हैं, इससे बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए क्या क्या करना है ताकि आप यौन संचारित रोगों से बच सकें। देखिए यौन संचारित रोग यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए, यानी कि जो यौन संचारित रोग होते हैं वो यौन संबंधों से, ठीक है, सेक्स से एक दूसरे में फैलते हैं, और इन रोगों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय मैं बताऊंगा वो अपनाना चाहिए, ठीक है, जो भी हैं रोगी। तो देखिए कौन कौन सा उपाय है। तो देखिए उपाय में सबसे पहला हमारा है जैसे सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें, ठीक है, यानी कि सेक्स के दौरान कंडोम का प्रयोग करना है, इससे जो है यौन संचारी रोगों से लोग बच सकते हैं, ऐसा चीज, ठीक है। दूसरा समलैंगिकता से दूर रहें, नंबर 2 रीजन आपका ये है, समलैंगिकता से दूर रहना है। तीसरा है परगामी व्यक्ति से यौन ना बनाए, यानी कि परगामी व्यक्ति कोई अनजान व्यक्ति है उससे यौन संबंध ना बनाए, इससे भी यौन संचारित रोग हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे क्लेमाइडियोसिस है, एड्स है, ठीक है, जेनिटल हर्पीज है, ये सब रोग सेक्सुअल डिजीज होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से सेक्स करने के दौरान फैलते हैं। चौथा देखिए वेश्यावृत्ति से दूर रहें, ठीक है, यानी कि जो वेश्याएं होती हैं उनसे दूर रहना है। पांचवा देखिए किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर यौन समस्या होती है, ठीक है, कोई भी डिजीज का लक्षण आता है तो आपको कुशल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, ठीक है। और छठवां है हमारा अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए, यानी कि जो अनजान व्यक्ति हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे जो है सेक्स ना करें, यानी कि यौन संबंध ना बनाएं। तो इन 5
कामों को करके जो है कोई भी व्यक्ति यौन संचारित रोगों से बच सकता है। जो बड़े बड़े डिजीज हैं, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है, एसटीडी हैं, यानी कि यौन संचारित रोग को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, टीएसडी, ठीक है। तो इस एसटीडी, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं, इतने खतरनाक, जैसे देखिए एड्स बहुत ही खतरनाक रोग है, ठीक है, ये भी इसी से होता है। क्लेमाइडियोसिस है, उसके बाद में जेनिटल हर्पीज है, ये सब रोग बहुत ही खतरनाक हैं और ये सब यौन संचारित रोग हैं, यानी कि एसटीडी है। तो ये सब काम करके कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकता है, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। और आज हमारे जो है मॉडर्न एज में जो इस पर जो है जानकारी लेना भी आवश्यक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए, यानी कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। ये एक आनुवांशिक डिजीज है। ये आपके चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण लिखिए, सीधा टिप्पणी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए डाउन सिंड्रोम की खोज सबसे पहले किसने की थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। तो देखिए डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन ने सन 1862 में खोजा था, ठीक है, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम रोग है, आनुवांशिक रोग, इसको सबसे पहले एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन ने सन 1862 में खोजा था। देखिए यह रोग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है, यानी कि जब गुणसूत्रों में कोई अनियमितता आ जाती है, ठीक है, उसकी क्रम में कोई गड़बड़ी होती है, तब यह रोग होता है। और यह रोग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। आगे देखिए मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, यानी कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, तब डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। लेकिन देखिए हमारे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 तो पाए जाते हैं, लेकिन वो जोड़ी में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है। तो किस जोड़ी पर जो है गुणसूत्र की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो देखिए यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है, यानी कि हमारे अंदर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, तो जो 21वां जोड़ी है उसमें 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन 3 गुणसूत्र हो जाता है, ठीक है, 21वें जोड़ी में। तो इसी के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है और इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन ने सन 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है और मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 46। और जब ये गुणसूत्र 46 गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है, तब डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न हो जाता है। और यह रोग गुणसूत्र के 21वें समजात जोड़े में एक संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, यानी कि 3 हो जाता है, 2 की जगह पर 3, ठीक है, जो 21वीं जोड़ी है, इसलिए इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, यानी कि जिसको डाउन सिंड्रोम हो जाए उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। तो देखिए 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, यानी कि जिसको डाउन सिंड्रोम है उसका मस्तिष्क अविकसित रहेगा, यानी कि विकसित नहीं रहेगा। सिर गोल, होठ नीचे की ओर को लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती है और मुंह हर समय खुला रहता है। देखिए कितनी कमियां हो जाती हैं डाउन सिंड्रोम रोग के होने से। और भी बहुत सारी चीजें देखिए, ये मंद बुद्धि होते हैं, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं, यानी कि इनके जो जननांग हैं वो तो सामान्य दिखने में रहते हैं, लेकिन पुरुष जो है नपुंसक रहते हैं, यानी कि इनको संतान नहीं हो सकती, उत्पत्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, तो आपको समझ जाना है कि डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियन जड़ता नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। मेंडल ने कहा था कि जो प्रभावी कारक हैं वो
सदा अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, विपर्यासी लक्षणों के दो युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, यानी कि ये प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती है, जिसको मेंडल जी ने दिया था। प्रभाविता के नियम के अनुसार, ठीक है, वही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है जो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। जैसे देखिए, मिराबिलिस जलापा या गुलगुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर, यानी कि जब लाल पुष्प व सफेद पुष्प, ठीक है, के पौधे में हमने संकरण कराया, ठीक है, तब क्या हुआ, F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफेद ना होकर गुलाबी रंग के होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि लाल रंग आपका क्या है, प्रभावी कारक है, सफेद अप्रभावी कारक है। तो F1 पीढ़ी में या तो लाल होना चाहिए फूल या तो सफेद होना चाहिए मेंडल के नियम के अनुसार। लेकिन क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफेद ना होकर गुलाबी रंग के हो गए, यानी कि रंग ही बदल गया, यानी कि यहां पर प्रभाविता के नियम का पालन नहीं हुआ। F2 पीढ़ी में क्या हुआ, F2 पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी व एक सफेद पुष्प 1:2:1 युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये है आपकी अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि इसमें जो प्रभाविता का नियम है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। ना इसमें लाल रंग ना सफेद रंग कोई भी प्रभावी नहीं होता है। जब इन दोनों का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पुष्प गुलाबी थे, ठीक है, ना लाल थे ना सफेद थे। और F2 पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद पुष्प प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर अपूर्ण प्रभाविता है, यानी कि पूर्ण रूप से यहां पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए लास्ट और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में एक डिफरेंस क्या है, मैं 6 डिफरेंस बताऊंगा। देखिए सबसे पहला डिफरेंस है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, नाम से ही पता है, ठीक है। दूसरा देखिए, थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है, यानी कि डीएनए में थायमीन उपस्थित होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। दूसरा है, इसमें आरएनए में क्या होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। देखिए इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होगा लेकिन थायमीन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होगा लेकिन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। ऐसे 3 नंबर देखिए, अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, डीएनए के जो अणु होते हैं वो 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों यानी कि हेलिक्स का बना होता है। इसमें क्या होता है, अणु में केवल एक सूत्र होता है, यानी ये द्विकुंडलित होते हैं, ये इसमें केवल एक ही सूत्र होता है, यानी कि हेलिक्स होता है, और ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, समझ में आया। और 4th नंबर देखिए डिफरेंस, यह डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है, जबकि आरएनए क्या है, यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है आरएनए, ठीक है। लेकिन कुछ विषाणुओं में यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, यानी कि कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ऐसे 5th देखिए, यह केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए है यह केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, यानी कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं उन्हीं में ये पाया जाता है डीएनए। और आरएनए जो है यह केंद्रक में केंद्रकीय द्रव्य, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, ठीक है। 6 नंबर देखिए, डीएनए का निर्माण कैसे होता है। देखिए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है, यानी कि जो डुप्लीकेशन है या रेप्लीकेशन आपने नाम सुना होगा, तो डीएनए क्या करता है, रेप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से होता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन एक होता है लिप्यंतरण, ठीक है, इससे जो है आरएनए का निर्माण होता है। तो यहां पर मैंने 6 डिफरेंस आपको बताया। आई होप कि आपको 6 के 6 समझ में आ चुके होंगे। तो टोटल यहां पर मैंने आपको 12th बायोलॉजी के 6 मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न बताए। ये 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।